एक बंद कमरे में छोटे से दीपक से उजाला हो जाता है, वैसे ही हमारे मन का छोटा सा सकारात्मक विचार दुनिया की बड़ी से बड़ी नकारात्मकता को समाप्त कर देता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा आम चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग की आज 11 राज्यों के नगर निगम आयुक्तों और चयनित जिला चुनाव अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। पिछले आम चुनाव में सबसे कम मतदान वाले क्षेत्रों में मतदान के प्रति उत्साह लाने के लिए बनाई जाएगी रणनीति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित 14 सांसदों को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिलाई उच्च सदन की शपथ। शनिवार को भी शपथ लेंगे कुछ नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मसूरी के दौरे पर। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आईएएस चरण 1 2023 बैच के समापन समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। संकाय सदस्यों के साथ करेंगे बातचीत। भारत की नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए डीआरडीओ, एसएफसी और सशस्त्र बलों को दी बधाई। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत से 60 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का पहला जत्था इजराइल रवाना। भारत ने इजरायली प्रशासन से वर्कर्स की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का लिया वादा। लोकसभा आम चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग आज उन 11 राज्यों के नगर निगम आयुक्तों और चयनित जिला चुनाव अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित करेगा, जहां पिछले आम चुनाव में सबसे कम मतदान हुआ था। चुनाव आयोग कुछ शहरी और ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में कम मतदान के कारणों को दूर करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा करेगा। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और झारखंड को चुना गया है। हम बता दें कि इनको इसलिए चुना गया है कि 2019 में औसत राष्ट्रीय मतदान 67.40% से कम था। चुनाव आयोग ने कहा है कि सबसे कम मतदान वाले 50 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 17 महानगरीय क्षेत्रों या प्रमुख शहरों में पाए गए, जो शहरी उदासीनता की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। सबसे कम मतदान वाले 9 राज्यों में 50 से अधिक ग्रामीण पीसीएस को विशिष्ट मुद्दों पर विचार विमर्श करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए पहचाना गया है। इसीलिए ये बैठक आयोजित की गई है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को उच्च सदन के 14 नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। संसद भवन में इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और महासचिव पी.के. मोदी भी उपस्थित थे। शपथ लेने वाले सदस्यों में मेधा रघुनाथ रेड्डी, येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, गोलाबाबू राव, संजय कुमार झा, अजय माकन, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, अश्विनी वैष्णव, सुभाशीष खुंटिया, देबाशीष सामंतराय, मदन राठौर, वद्दी राजू, रविचंद्र, कुंवर, रतनजीत प्रताप, नारायण सिंह, समीक भट्टाचार्य, सोनिया गांधी शामिल रहे। हम आपको बता दें कि कल 6 अप्रैल को राज्यसभा के नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन शनिवार सुबह 11 बजे संसद भवन के प्रथम तल पर संगोष्ठी कक्ष में आयोजित होगा। राज्यसभा सभापति सभी नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 5 अप्रैल यानी कि आज उत्तराखंड की यात्रा पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह करीब 10 बजे दिल्ली से विशेष विमान से जौलीग्रांट पहुंचेंगे। उसके बाद वो मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आईएएस
चरण 1 2023 बैच के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति संकाय सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उपराष्ट्रपति शाम को दिल्ली लौट आएंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। हम बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल नई दिल्ली के संसद भवन में धौलपुर राष्ट्रीय सेना स्कूल के विद्यार्थियों से बातचीत की। ये विद्यार्थी राज्यसभा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धौलपुर राष्ट्रीय सेना स्कूल के विद्यार्थियों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ भी खिंचवाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को IIT मुंबई में कैंसर के इलाज के लिए बनी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी राष्ट्र को समर्पित कर दी। काइमेरिक एंजिटन रिसेप्टर टी थेरेपी की औपचारिक शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में ये एक बड़ी सफलता है। राष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए कहा कि उपचार की इस श्रृंखला का नाम CAR-T सेल थेरेपी है, जो कैंसर इम्यूनोथेरेपी उपचार है। ये सुलभ और सस्ती है, इसीलिए संपूर्ण मानव जाति के लिए आशा की नई किरण प्रदान करती है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये थेरेपी अनगिनत मरीजों को नवजीवन देने में सफल होगी। Inspired by the history of so many successful battles scientists are battling on. With early diagnosis and timely intervention, more and more people have been cured. Their success in turn motivates others in creating a positive mindset. It is through such slow but incremental steps that we will overcome the demon of cancer. The therapy being launched today is, of course, a major step, in fact, a new milestone in the journey of healthcare innovation in India. It puts us on the global map of advanced medical care as well as on the elite list of countries which have access to this most innovative technology platform. I gather it has already received high praise from experts abroad. What we have before us is also an inspiring example of making academic research practical and viable. I am told this therapy will be available across the country in major center hospitals, providing new hope to patients and their families. सामरिक बल कमान ने DRDO के साथ मिलकर बुधवार शाम लगभग 7 बजे ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम ने अपने विश्वसनीय प्रदर्शन को प्रमाणित करते हुए सभी परीक्षण उद्देश्यों को हासिल किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, SFC प्रमुख और DRDO तथा भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस परीक्षण का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए DRDO, SFC और सशस्त्र बलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मिसाइल का सफल विकास और उसका सेना में शामिल होना सशस्त्र बलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के लिए लड़ने के लिए केरल के छात्रों को धोखा देने वाले एजेंट्स के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तिरुवनंतपुरम में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, ये हमारे लिए बहुत गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि किसी भी भारतीय को संघर्ष क्षेत्र में ले जाया जाए और किसी भी तरह से संघर्ष के लिए
सेना के लिए काम करवाया जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आश्वासन दिया कि ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उस देश में कितने भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं और उन्हें वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बीते दिनों एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार नौकरी का झांसा देकर कुछ भारतीयों को रूस ले जाया गया और फिर उन्हें रूसी सेना में भर्ती करा दिया गया। इस रिपोर्ट के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया था कि इस मामले पर रूस की सरकार से बातचीत की जा रही है और इन लोगों को वापस लाने के लिए काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत से 7 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का पहला जत्था इजराइल रवाना हो चुका है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत उनकी सुरक्षा को लेकर सचेत है। इजरायली प्रशासन से उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का वो आग्रह कर चुका है। भारतीय कामगार दोनों देशों के बीच आवाजाही संबंधी समझौते के अंतर्गत इजराइल गए हैं। ये समझौता क्षेत्र में चल रहे युद्ध से पहले किया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के राजनयिक परिसर में हुए इजरायली हमले से भारत चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव और इस कारण हिंसा और अस्थिरता में वृद्धि होने की आशंका को लेकर भारत व्यथित है। भारत ने सभी पक्षों से आग्रह किया है कि वो ऐसी कार्रवाई न करें जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत स्वीकार्य सिद्धांतों और नियमों के विरुद्ध हो। देश भर के कई राज्यों में अप्रैल महीने में ही लोगों को भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल में ही महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 20 दिन लू चलेगी। इन राज्यों के लोगों को अप्रैल महीने में ही भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। यूपी में पछुआ हवा तेजी से बह रही है। इससे लोगों को तेज धूप और हवा दोनों को लेकर एक साथ परेशानी हो रही है। दिल्ली में आज हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने मिजोरम में ओलावृष्टि होने की बात कही है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में आंधी और तूफान चलने की आशंका भी व्यक्त की गई है। अरुणाचल प्रदेश में 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की आशंका व्यक्त की गई है, जबकि 6 अप्रैल को बहुत भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। 5 अप्रैल साल 1930 को सुबह खादी पहने सैकड़ों गांधीवादी सत्याग्रही दांडी तट पर एकत्र हुए। इनमें सरोजनी नायडू, डॉक्टर सुमंत, अब्बास तैयब, मिट्ठूबेन पेटिट समेत कई स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। 12 मार्च को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुआ। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह मार्च कर प्रतिरोध और औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह अंग्रेजों द्वारा नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगाना था। 6 अप्रैल साल 1930 को ही 25 दिनों की यात्रा में लगभग 241 मील की दूरी तय कर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अब समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते बात चुनाव की। यदि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप वोट देने के लिए योग्य हैं। पहली बार वोट देने के लिए कई बार लोगों के मन में सवाल होते हैं कि वोट कैसे दिया जाता है। एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया क्या है। आप इस रिपोर्ट के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझें और मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। Do you know how to cast your vote? Don't worry. This voters guide will help you. Remember, your name in a voter list is mandatory to cast a vote.
So, the first step is to visit elections24.eci.gov.in and click on Search in Electoral Roll. To search details via Epic Voter ID card, select language, enter your Epic number, select your state, enter CAPTCHA code and click on Search button. In just a few seconds, you can search your name and polling station details in the voter list. In case you don't remember your Epic number, you can search your details by mobile number. You can also check your poll date. On the polling day, visit your polling station with Epic. If you don't have a voter ID card with you, you can use any of these 12 IDs, which are Aadhaar card, PAN card, Unique Disability ID, UDID card, Service Identity card, passbooks with photograph issued by bank or post office, health insurance smart card issued under the scheme of Ministry of Labour, driving license, passport, smart card issued by RGI under NPR, pension document, official identity card issued to MPs, MLAs, MLCs, Manrega job cards. Go to the first polling officer who will verify your identity using the voter list. Then proceed to the second polling officer who will mark your left hand index finger with indelible ink, give you a slip and take your signature. Then proceed to the third polling officer for indelible ink verification and activation of the ballot unit. Now head to the voting compartment and press the blue button for the candidate of your choice on the ballot unit. Confirm your choice by observing the red light. Verify your vote details on the printed slip from the VVPAT. VVPAT slip contains serial number, name of the candidate and candidate symbol. VVPAT slip appears for about 7 seconds, automatically cuts and falls into the sealed compartment. A loud beep confirms successful vote recording from the control unit. Remember, if no printed slip or beep sound, inform the presiding officer. Well done, you have made your contribution to the democracy. Every vote matters.